हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग जो जीएस 2 पॉलिटी का हम लोग कर रहे थे, इसका ये पार्ट 5 है। और मैं इसको इन्फॉर्म कर दूं कि मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट किया है, उसका नाम है एच सिविल्स PCS 1। तो जो भी कंटेंट इस चैनल पे आ रहा है इन द PDF फॉर्मेट या फिर जो भी मुझे लगा कि रिक्वायर्ड है फॉर द एग्जामिनेशन, मैं इसको बीच बीच में मैं वहाँ पर डालता रहूँगा। तो जिन लोगों को भी इन सब कंटेंट का PDF फॉर्मेट में चाहिए वो वहाँ से अवेल कर सकते हैं। ठीक है, नाउ विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन ये भी वही है, सेम PYQ बेस्ड ही है, या फिर और इसको 38 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, वही इंपॉर्टेंट थीम है हमारा। एनालाइज द इमर्जिंग ट्रेंड इन द इंडियन फेडरलिज्म। अब देखो मैंने क्या कहा था आपको, जो हमारा नेमोनिक था तारक मेहता वाला, उसमें टी लेना है, टी फॉर तारक, टी फॉर थीम। अभी हमें फाइंड करना थीम। अब देखो जब क्वेश्चन हिस्ट्री का हो, मॉडर्न आर्ट सपोज, और अगर कोई वन लाइनर क्वेश्चन दिया उसमें थीम तो लिखा हुआ ही होता है, आपको फाइंड करने का जरूरत ही नहीं है। देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, एनालाइज करो, क्या करो। तो इमर्जिंग ट्रेंड किसका, इंडिया का जो फेडरलिज्म है उसको आपको उसका उसका आपको इमर्जिंग ट्रेंड लिखना है। जो थीम तो हमें पता है, यही हो गया, फेडरलिज्म इज अ थीम हियर, राइट। तो अब हमने कहा था कि डिफाइन द थीम, इंट्रो वगैरह लिखना था। और मैंने ये भी कहा था कि आपको ऑलवेज ट्राई किया, 38 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप उसमें एक कोट से स्टार्ट करें। ठीक है, मतलब कि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट स्टिल अगर आपको कोई 1-1.5 नंबर ज़्यादा दे रहा है तो ऑलवेज एडवाइसेबल ना। और ये क्या कि सब रिपीटेड थीम्स है तो लोग कोट लिखेंगे ही वहाँ पर, मतलब नॉट एवरीवन बट मैक्सिमम विल राइट कोट। इट्स ऑलवेज एडवाइसेबल कि जो कुछ 8-10 टॉपिक्स है जो कि मतलब है कि आना ही आना है, ऐसा टॉपिक जो आता ही है अक्सर, तो उनका एटलीस्ट हम कोट्स याद कर लें, रेस्ट का हम कर पाए तो इट इज़ वेरी गुड ऑब्वियसली। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कोड दिया है, क्या है कि इंडियन फेडरलिज्म इज ए कोऑपरेटिव एंड फ्लेक्सिबल कंबाइनिंग फेडरल एंड द यूनिटरी फीचर्स सेट बाय ग्रैनविल ऑप्शनसर ऑफ यूएस। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, जो इंडिया का जो फेडरलिज्म है इस कोऑपरेटिव भी है, आपस में कोऑपरेट कर रहा है, तो फ्लेक्सिबल भी है। उसमें फेडरल का भी फीचर्स है और यूनिटरी का भी। ये हमने देखा था, ये यूनिटरी मतलब वन, मान लो कोई नंबर है 98, हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज यूनिट प्लेस, इट इज 10 प्लेस, इट इज 100 प्लेस, तो ये वन है ना, तो ये वन हो गया ना। तो यूनिटी का मतलब हो गया वन, वन का मतलब हो गया सेंटर। जब भी आया फेडरल का मतलब हो गया मोर देन वन, दैट इज स्टेट्स। ऐसे याद रखना आप इस चीज को, ठीक है। अब देखो मैंने इसको इंट्रो क्या दिया है, इंडियन फेडरलिज्म इज ए कॉम्प्लेक्स टेपेस्ट्री वुवन बाय थ्रेड्स ऑफ डाइवर्स कल्चर एंड यूनिफाइंग नेशनल स्पिरिट। मतलब मान लो ये चीज है, ठीक है, ये टेपेस्ट्री है। ये क्या है ना कि इसमें जो गूंथा हुआ है ना, एकदम ये कॉम्प्लेक्स सा इसको गूंथा गया है। किससे हुआ है, बाय द डाइवर्स कल्चर। सपोज कल्चर ऑफ बिहार एंड तमिलनाडु आर डिफरेंट, बट फिर भी एक यूनिफाइंग नेशनल स्पिरिट तो है ना। अगर कुछ इश्यू हुआ देश में तो कोई बोलेगा कि मैं यहाँ का हूँ, मैं वहाँ, नहीं, कोई नहीं बोलेगा, बोलेगा नहीं हमारे भारत को, हमारे देश को कुछ नहीं होना चाहिए। तो मैंने इसको इसी तरीके से लिखा है। अब मैंने बोला था डिफाइन द थीम, तो यहाँ मैंने डिफाइन किया, क्या किया, तो फेडरलिज्म मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट। मतलब 7 शेड्यूल हुआ ना, इसमें होता है ना कि यूनियन का लिस्ट अलग है, स्टेट का लिस्ट अलग है, ठीक है। एंड क्या ये इंश्योर करता है, तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यस। इन द रिसेंट ईयर्स सेवरल ट्रेंड्स इमर्ज्ड इन इट लाइक कोऑपरेटिव, कॉम्पिटिटिव एंड फिस्कल। ये मैंने क्यों लिखा, देखो क्वेश्चन में यही ना था पूछा कि एनालाइज द इमर्जिंग ट्रेंड इन द इंडियन फेडरलिज्म। तो मुझे तो यहाँ पर लिखना था ही, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है। ट्रेंड्स हैव इमर्ज्ड। अब आते हैं हम लोग वही जो आगे आएगा अबाउट द थीम, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ द थीम, तो वही सब नेमोनिक है। अब चूंकि मुझे टाइम सेव भी करना है तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसको मैं पढ़ लूँगा ताकि थोड़ा ईज हो आपको समझने में। अब मैंने क्या किया, ऐसे मैंने एक चांद की तरह, एक आधा चांद की तरह बना दिया। लिखा मैंने फेडरल फीचर्स, क्या है, डुअल गवर्नमेंट है, सेंटर एंड द स्टेट। संविधान एक ही है लेकिन भारत जो सेंटर में एक PM होते हैं, हर स्टेट में CM होते हैं, आप ऐसे समझो। रिटर्न भी है, रिटर्न एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई कुछ भी बोल दे तो वो हम मान लेंगे, हमारे पास फिक्स सोर्स है, वो लिखा हुआ है कि ऐसा ही, यही रूल्स है, यही सब कुछ ऐसा ही होगा। रिजिड भी है, कभी कभी ऐसा नहीं कि उसको अमेंड करना बहुत ही आसान है। कुछ जब केस में जब आर्टिकल 368 में जाओगे तो कुछ एक ऐसा प्रोविजन है जहाँ पर कि स्टेट्स का कंसेंट भी आपको चाहिए, तो वह ना वो रिजिड। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी आर्टिकल 50, ठीक है, मतलब कि सेपरेशन ऑफ पावर है हमारे यहाँ। ऐसा नहीं है कि कोई किसी को इन्फ्लुएंस कर रहा है। जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट एक बॉडी है जो कि अपना डिसीजन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन देती है। डिवीजन ऑफ पावर जो मैंने ऊपर बोला, 7वां शेड्यूल। बाय कैमरलिज्म, मतलब कि लोकसभा भी है और राज्यसभा भी है यहाँ पर। इसका मतलब क्या हुआ, लोकसभा की जो राज्यसभा है ये रिप्रेजेंट करता है स्टेट्स को, ठीक है, इन द पार्लियामेंट। लोकसभा मतलब कि लोग, मतलब लोगों से आया लोक, तो ये तो लोगों का हो गया, लेकिन स्टेट को भी जो करता है रिप्रेजेंट, दैट इज बाय द राज्यसभा, दैट इज द बाइकैमरलिज्म। अब हम लोग आते हैं सीधा क्वेश्चन का डिमांड में आते हैं, ठीक है। अबाउट द थीम जो मैंने कहा था पहले नेमोनिक में, तो एमर्जिंग ट्रेंड ऑफ द इंडियन
फेडरलिज्म। तो देखो पहले था सेंट्रलाइज था 47 से लेके 67 तक, फिर आया कन्फ्रंटेशनल 1990 तक, फिर आया कॉम्पिटिटिव एंड कोऑपरेटिव 90 से लेकर अभी तक, और फिर कोलैबोरेटिव ये फ्यूचर का ये होना चाहिए। तो देखो ये जब मैंने लिखा है ना, तो ये हो गया हमारा वे फॉरवर्ड। हमारे वे फॉरवर्ड कुछ आए नहीं आए, ये तो अब आना ही चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले बोल दिया कि ये फ्यूचर का ट्रेंड है, ये होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग अब देखेंगे बाद में उसको। तो हम लोग पहले आते हैं कॉम्पिटिटिव में, मतलब स्टेट्स कॉम्पीट कर रहा है ना आपस में, मतलब कि फॉर बेटर ग्रोथ, फॉर बेटर डेवलपमेंट, फॉर बेटर HDI कॉम्पीट कर रहा है एक कि मुझे फर्स्ट आना है। तो जैसे एग्जांपल क्या हुआ, तो तेलंगाना एंड कर्नाटका फॉर बीइंग द IT कैपिटल ऑफ द इंडिया। तेलंगाना में क्या है, हैदराबाद है, कर्नाटका में क्या है, बेंगलुरु है। तो ये लोग कॉम्पीट कर रहे हैं ना आपस में कि मैं इतना सर्विसेज अच्छा दूंगा अपने लोगों को और कंपनीज को। हमारे यहाँ कंपनी आएंगे, हमारे यहाँ कंपनी आएंगे तो लोग हमारे यहाँ काम करेंगे, तो इससे हमें भी तो फायदा होगा। तो कॉम्पीट करते, ये अच्छी बात होगी ना कि जो लोग कॉम्पीट कर रहे हैं स्टेट के लेवल पर फॉर बीइंग बेटर। ठीक है, तो ये एक ट्रेंड ऑब्जर्व हुआ है हाल फिलहाल में ही, कुछ सालों में ही। फिर एक हो गया कोऑपरेटिव। आप कोऑपरेट कैसे कर रहा है, मतलब कि कोऑपरेट कर रहा है, मतलब कि एक हो रहा है, दोनों को हेल्प कर रहा है। तो कैसे हुआ, तो इसमें क्या होगा, इसमें टीम इंडिया का ना एक होगा कि भाई एक ही देश है, हम लोग सब मेंबर्स हैं उस देश के, वो हमारा टीम है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे। सेंटर में मैंने एक बॉक्स ड्रॉ किया, एक स्टेट का किया, यहाँ मैंने बीच में लिख दिया, ये हो गया कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव कैसे हम देख रहे हैं, नीति आयोग ये क्या करता है ना, रैंक करता है स्टेट्स को ऑन द पैरामीटर्स लाइक हेल्थ, एजुकेशन, वाटर, सैनिटेशन। मतलब वो चाह रहा है कि हम इस तरीके से रैंकिंग करें कि लोग जो सेकंड रैंक पे वो फर्स्ट से सीखे, जो 10th रैंक पे वो भी फर्स्ट से सीखे, सेकंड से सीखे कि कैसे और रहना है। तो यही हो गया ना, ये तो और अच्छा बात हो गया, स्टेट्स आर कॉम्पिटिंग विद ईच अदर, लेकिन बट दे आर ऑल्सो कोऑपरेटिंग विथ ईच अदर। ठीक है, दे वांट टू बिकम लाइक जो भी फर्स्ट आया उनके तरह मुझे बनना है। तो नीति आयोग ने इसके लिए बोला कि अब आप लोगों का यही रैंक है, अब आप लोग एक दूसरे से भी समझो, जो एक होता है ना कुछ मॉडल टाइप का कुछ होता है, तो वहां से आप उठाओ, उसको इंप्लीमेंट करो। तो फिर लोग एक स्टेट से एक सेकंड स्टेट को कोऑपरेट करते हैं। तो इस तरीके से देखा जा रहा है कि ये बूस्ट किया है टू द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। एग्जांपल क्या है, स्कूल क्वालिटी इंडेक्स बाय द नीति आयोग। फिर एक आया GST काउंसिल। ये क्या होता है कि जब इसमें मेंबर होता है ऑल द स्टेट, तो ये लोग क्या करते हैं, बैठ के ये डिसाइड करते हैं कि टैक्स का रेट क्या होगा। तो यही हुआ ना फिस्कल फेडरलिज्म, जो हम लोग पढ़ते हैं आजकल अभी करंट अफेयर में, GST 2.0। ये कहां से आया, ये ऐसा तो नहीं कि सरकार ने अपने मन से इसको दे दिया, ये आया बाय द GST काउंसिल। तो उन्होंने उसमें क्या है, सभी स्टेट्स के वहां पर मेंबर हैं। तो ये हुआ ना एक तरह से फेडरलिज्म। ये ऐसा तो नहीं है कि ये यूनिटरी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लिया, नहीं, सभी स्टेट्स भी तो हैं। तो जब स्टेट्स हैं, स्टेट ही डिसाइड करेंगे कि टैक्स का रेट क्या होगा, स्लैब क्या होगा, तो यही हुआ ना फिस्कल फेडरलिज्म। ये भी एक इमर्जिंग थीम है। अब आ गया सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, मतलब कि सेंटर भी देगा, स्टेट भी देगा। सपोज ये देगा 60 में, ये देगा 40 में, लेकिन ये भी दिया ना, स्टेट भी तो दिया ना। किसके लिए दिया, अपने लिए तो वो नहीं दिया, वो किसके, वो दिया डेवलपमेंट के लिए वो दिया ताकि HDI बढ़ जाए, लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो एग्जांपल में मैंने दिया VB जी राम जी, ये जैसे पहले था MG नरेगा था ना ये पहले। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, अब देखो ये हमने 3 पॉइंट देखा, किसका देखा, कोऑपरेटिव कट। अब हम आते हैं अपने मेन थर्ड पॉइंट पे, मल्टी पार्टी फेडरलिज्म। अब यहाँ पे क्या कोलिशन हो रहा है ना एट द सेंटर एंड द स्टेट पोस्ट 1967। पहले क्या था, पहले था वन पार्टी रूल टिल 1967, वन पार्टी रूल था पहले ऑफ कांग्रेस। अब वहां पर फिर हटा, रीजनल पार्टीज आए, कोalition फिर बना। ठीक है, हालांकि इस टॉपिक के लिए मैंने जो मेरे इसके पहले का शायद था वीडियो, वो मैंने इन डिटेल्स इसी क्वेश्चन को किया था। जो लोग नहीं देखें वो आप देख लेंगे। बट ये था ना कि मल्टी पार्टी में क्या हो रहा है, अब कोalition हो गया। अब जो रीजनल जो क्षेत्रीय पार्टीज थे एक पर्टिकुलर रीजन के, उन्होंने अपना कुछ इशू था, सपोज उस इशू के लिए वो प्लानिंग की, तो ठीक करेंगे, वो आगे पावर में आ गए, और वहाँ जो अदर्स और एक पार्टी था उसके साथ दोनों मिल गए। तो जो रीजनल का इशू था वो भी तो अब एड्रेस होगा ना। तो जब एड्रेस होगा तो यही ना हुआ कि जो स्टेट के अंदर का इशू वो ठीक हो रहा है। जब ठीक हो रहा है तो वही हुआ ना, स्टेट गवर्नमेंट को कंसिडर किया जा रहा है, दैट इज फेडरलिज्म। ओके, तो एग्जांपल में दिया NDA गवर्नमेंट इन बिहार 2025 में बन गया ना NDA गवर्नमेंट। इसमें क्या है, इसमें JDU है, इसमें BJP है, बहुत सारे कुछ पार्टी हैं, है कि नहीं। तो जो भी बिहार का इश्यूज है, जो भी मतलब कमियां हैं, जिसको ठीक करना है, तो एक कोalition बना लिया। तो उसी को बोलते हैं ना डबल इंजन की सरकार, नहीं बोलते हैं हम लोग डबल इंजन की सरकार। अब होगा विकास, नहीं बोलते हैं ऐसे सरकार। ठीक है, अब देखो, अब आता है कन्फ्रंटेशनल। कन्फ्रंटेशनल का मतलब हो गया दोनों आपस में भिड़ गए, ऐसा होता है, कन्फ्रंट हो गया। तो कैसे हुआ, तो ओवर इंपोजिशन हो गया ऑफ द प्रेसिडेंट्स रूल, आर्टिकल 356। कैसे हुआ
बिटवीन 1968 टू 1980 के बीच में 5 टाइम लग गया। ये जानते हैं ना, जब प्रेसिडेंट रूल मतलब क्या होता है, स्टेट मशीनरी जो है वो काम जब नहीं कर रही होती है तब लगता है प्रेसिडेंट रूल। लेकिन आप देखो कि करीब करीब 20-22 साल के अंदर में 5 बार लग गया बिहार में, तो ये ओवर इम्पोज हो गया ना। तो ये हो गया ना, कन्फ्रंट अब कर रहा है। अब ये कहाँ से लिखा, आप ऊपर एक बार आप आगे देख लो, यहाँ हमने लिखा ना कंट्रोलाइज कन्फ्रंटेशन। मैंने इसको पहले लिया तो ये थोड़ा पॉजिटिव था, इसलिए इसको मैंने एज ए पॉजिटिव नोट स्टार्ट करने के लिए मैंने इसको ले लिया। आप चाहें तो 1 2 3 4 आप कर सकते हैं, बट 1 तो देखो ऐसा कुछ इमर्जिंग, ये तो था, ये तो इमर्जिंग नहीं है, तो इमर्जिंग हुआ फ्रॉम कन्फ्रंटेशनल। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि फिर 3 का फार्म लॉ आया 2020 में। यहाँ पर मैसिव प्रोटेस्ट हुआ अगेंस्ट द सेंट्रल। कहाँ हुआ? पंजाब में हुआ, हरियाणा में हुआ, ठीक है, HR में हुआ, दिल्ली में हुआ ना, बहुत सारे प्रोटेस्ट। तो स्टेट का ही हुआ ना, तो स्टेट का बाल तो माना गया ना, लेकिन माना गया बाद में। लेकिन कैसे माना गया? वो लोग कन्फ्रंट किए ना टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, वही हुआ ना कन्फ्रंटेशनल। अब आता है गवर्नर स्टेट का गवर्नमेंट क्लैश, मतलब कि गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट का क्लैश हो रहा है। कहाँ हो रहा है? तो यहाँ पर लिखना है एक्यूज। मैंने पहले ही कहा है, कुछ भी ऐसा कुछ क्रिटिकल चीज आपको लिखना रहे तो आप लिख दो एक्यूज ऑफ, या एज पर एक्सपर्ट, या एज पर क्रिटिक्स। तो एक्यूज ऑफ आर्बिट्ररी डिस्क्रिप्शन, ये क्या होता है? ये हमने पढ़ा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पावर है, डिस्क्रिप्शन पावर। ठीक है, तो ऐसा एक्यूज किया गया था कि गवर्नर ने अपना जो डिस्क्रिप्शन का पावर को आर्बिट्ररी यूज करता, उसको सही से यूज नहीं किया, ऐसा लोगों का कहना था, कुछ लोगों का। अब एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, तो आंध्र प्रदेश में एक इशू हुआ था 1984 में हुआ था। क्या हुआ था? तो वहां पर NTR थे CM NT रामाराव, एंड ही वाज रिप्लेस्ड बाय नरेंद्र भास्कर राव व्हेन NTR वाज इन US फॉर हिज हार्ट सर्जरी। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ ना, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट, ये पहले NTR का था, फिर ये जैसे ही US गए, जो आगे गवर्नर थे उन्होंने एक नया ही CM को वहाँ पर अपॉइंट किया, तो एक क्लैश हो गया ना। यहाँ पर देखो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप चाहोगे तो तमिलनाडु में जो में गवर्नर का का इशू है, बहुत सारे इशू है इसमें, तो आप लिख सकते हो। बट मैंने एक एग्जाम्पल इसलिए कोट किया क्योंकि ये एग्जैक्टली हमारे उसी टाइम लाइन में ये फॉल कर रहा है, 1984 ही ये बोल रहा है। ठीक है, देखो मैं थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ कि इस वीडियो को थोड़ा जल्दी से रिकॉर्ड करूँ, बिकॉज आई डोंट वांट कि काफ़ी लेंदी वीडियो है, तो इसीलिए मैं थोड़ा बहुत फास्ट बोलने का ट्राई कर रहा हूँ। ओके, तो अब हम लोग देते हैं अदर ट्रेंड। इसमें क्या हो कि देखो हेडिंग हमारे पास 4 तो पहले ही आ गए थे, बट मैं ज़्यादा इसको एक्सपेंड नहीं कर, मुझे लिखना बहुत है। तो मैं क्या किया, मैंने एक क्लाउड का एक तरह दे दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया कि अदर ट्रेंड्स। ओके, अब मैंने यहाँ पर दे दिया कि टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, कैसे है? कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, और बेलगांव कहाँ है? अभी कर्नाटका में, लेकिन ये इनका बोलना है कि दे आर द मराठी स्पीकर्स एंड दे शुड बी विद महाराष्ट्र। एक डिस्प्यूट चल रहा है। अब क्या चल रहा है? इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट। ये हमने पहले देखा भी है कि तमिलनाडु और कर्नाटका में इशू होता है, किसमें? तो कावेरी के पानी के लिए। तो ये भी एक हुआ ना डिस्प्यूट। ठीक है, अब हमने ये भी अदर ट्रेंड में देखा कि एक रीजनल पार्टीज का ग्रोथ, जो मैंने ऊपर बोला था, इन द फॉर्म ऑफ कोलिशन। ठीक है, तब यहाँ पर क्या हो रहा है, जब रीजनल पार्टीज का ग्रोथ हुआ तो ये लोग जो फॉर फ्यू पार्टीज फॉर वोट बैंक पॉलिटिक्स, वो चाह रहा है कि कैसे डिस्टॉर्ट किया जाए। ठीक है, जो चीजों को जैसा सही होना चाहिए वो सही नहीं होने देते, फॉर देयर पर्सनल गेन्स, फॉर देयर इंडिविजुअल मोटिव्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज ये भी हम लोग, और इसमें एक सेकंड पहलू भी देखा गया है कि जो सरकार का जो डिसीजन है उसको डिफिकल्टी हो रहा है इंप्लीमेंट करने में। एग्जाम्पल NEP इन तमिलनाडु। ये जो लैंग्वेज फॉर्मूला होता है ना कि आपको लोकल लैंग्वेज आना है, आपको इंग्लिश आना है, आपको हिंदी आपको जानना है, तो ये जो लैंग्वेज फॉर्मूला है या उसको इंप्लीमेंट होने में बहुत दिक्कत आ रहा है तमिलनाडु में। तो ये जो वहाँ की क्षेत्रीय पार्टीज हैं, DMK हो गया, AIDMK, इस तरह के जो भी अन्य हैं, वो लोग डिफिकल्टी कर रहे हैं इंप्लीमेंट होने में, नॉट ऑल द पार्टीज। अब हो गया डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये हो गया बाय 73rd 74th अमेंडमेंट 1992। तो ये क्या क्या कि फाइनेंशियल भी तो दिया ना ये ऑटोनॉमी की। अब जो पंचायत है वो अपना टैक्स को वो कलेक्ट कर सकते हैं। तो जब ये कर सकते तो वो हो गया कि रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन द सेंटर, कि अब हमें सेंटर के आश्रय में नहीं रहना, हम अपना भी कुछ कर सकते हैं। तो ये एक नया ट्रेंड हुआ। अब जो जैसे ये PRIs हो गया, तो PRI कहाँ पर हुआ? गाँव में हुआ। गाँव कहाँ? एक विलेज में। जो विलेज है वो कहाँ पर हुआ? एक स्टेट में ही हुआ ना। तो एक तरह से तो ये स्टेट पे जो इनका जो डिपेंडेंसी हुआ, जो सेंटर पे जो इनका डिपेंडेंसी हुआ वो कम हो गया। ठीक है, स्टेट व्हेन आई वाज सेइंग आई मेंट टू से अबाउट द कंट्री एज ए होल, बट देन फिर वो कंसेप्ट बहुत अलग था, एंड उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने अलग पैरामीटर पे, दैट इज सिग्निफिकेंस। तो मैं यहाँ का लिखूंगा कि डीपेंस द डेमोक्रेसी। ठीक है, मतलब कि हाँ ठीक है, लोगों को विश्वास हो रहा है ना कि एक्चुअल डेमोक्रेसी यही होना कि सबका वॉइस हियर हो रहा है। अगर स्टेट है, अगर सभी स्टेट्स का बात फॉलो किया जा रहा है तो वही ना हुआ डेमोक्रेसी। फिर एक हो गया पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, सब लोग एक साथ मिल करके वहाँ पर काम कर रहे हैं। फिर एक हो गया रीजनल इक्विटी।
रीजनल इक्विटी कहने का मतलब ये हुआ कि इक्विटी मतलब क्या होता है कि जो सारा रिसोर्सेस है वो सभी अच्छे से शेयर अप करे, अब मेरा भी इसमें भाग रहे, हमको भी बराबर हक मिले, तो वो इक्विटी हो गया। फिर हो गया बूस्ट फ्रेटर्निटी, मतलब भाईचारा, तो वही हुआ ना कि यूनिटी इन इन डाइवर्सिटी, तो इससे क्या इम्पेक्ट करता है, फ्रेटर्निटी, मतलब कि हम भी एक हैं, हम जो बिहार से हैं वो भी एक है, तमिलनाडु के वो भी, हम सब एक ही हैं। ठीक है, ये कैसे हो गया, अभी सबका डिमांड मीट हो रहा है, सभी स्टेट्स को इक्वल पावर भी दिया जा रहा है, सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, तो एक वननेस का फील आता है ना, दैट इज कॉल्ड फ्रेटर्निटी। मीट्स द रीजनल एस्पिरेशन, मतलब कि अब वही जो मैंने पहले कहा था, जो जो क्षेत्रीय पार्टीज है उनका कुछ डिमांड रहा होगा, तो उन डिमांड्स को भी तो मीट हुआ, जैसे कि स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट, जबकि डिवीजन हुआ था ऑन बेसिस ऑफ लैंग्वेज, जब स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया गया था, जो ग्रुपिंग था ना ABCD, इसको खत्म कर दिया गया था, तो जो रीजनल का डिमांड था उसको मीट किया गया। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट जजमेंट्स पे। देखो, अच्छा, ये एक चीज और मैंने किया, जो मैंने अपने पहले आपको ट्रिक में बताया था कि आपको जजमेंट को लिखना है पहले एंड देन फिर सिग्निफिकेंस आपको वहां पर लिखना है, फिर आप इसको क्रिटिसाइज कर देंगे। इस आंसर की तरफ मैंने एक ये अलग दिखाना चाहा है कि किसी किसी क्वेश्चन में आप जजमेंट को बाद में भी लिख सकते हैं, देयर इज नो इशू, अनलेस अनटिल कि अगर एग्जैक्टली सिग्निफिकेंस पूछा हो देन इट इज डिफरेंट थिंग। बट जब ऐसा क्वेश्चन हो कि मतलब किसी पास एक लाइन का क्वेश्चन, आपको बस उस चीज को एनालाइज करना है, तो सिग्निफिकेंस आप कहीं भी लिखे, जजमेंट में एक दो ऊपर नीचे वो चलता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग जजमेंट्स में। तो एसआर बोमई केस 1994 की, फेडरलिज्म इज इन द बेसिक स्ट्रक्चर, इसको खत्म नहीं किया जा सकता है, देयर कैन नॉट बी जस्ट वन सेंटर, देयर हैज टू बी मल्टीपल स्टेट्स आल्सो, दैट इज द फेडरलिज्म। इट लिमिट्स द सेंट्रल पावर टू इंपोज प्रेसिडेंट्स रूल, आर्टिकल 356। ऐसा नहीं कि सेंटर को जब मन करेगा वो बोल देगा स्टेट में इज नॉट फंक्शनिंग, एंड देयर हैज टू बी अ लिमिट ऑन दैट पावर व्हिच वाज गिवन इन द जजमेंट इन द एसआर बोमई केस 1994। फिर आ गया रामेश्वर प्रसाद एंड अदर्स वर्सेस द यूनियन ऑफ द इंडिया केस 2006। क्या हुआ था ना कि इसमें जो बिहार के गवर्नर थे बूटा सिंह, उन्होंने साल 2005 में असेंबली को डिसॉल्व कर दिया था। हुआ था कि चुनाव तो हुआ था लेकिन मैंडेट क्लियर नहीं था। बट यहाँ की जो पोस्ट पोल अलायंस होता है, जो कि आपने पढ़ा होगा, सरकारिया कमीशन ने ये बोला है, तो पंछी कमीशन ने ये बोला, तो उसमें आपने एक जगह पढ़ा होगा कि पोस्ट पोल अलायंस के बारे में किन्होंने बोला, क्या बोला। तो वही जब पोस्ट पोल का बात चल रहा था, उसी बीच में जो गवर्नर थे तब के बूटा सिंह जी, उन्होंने हाउस को ही डिसॉल्व कर दिया। और फिर बाद में रामेश्वर प्रसाद एंड अदर्स वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, जहां पर कि सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर दिस एक्ट एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ओके, तो ये हो रहा है ना स्टेट के फॉर्म में। ठीक है, स्टेट के लिए अच्छा किया जा रहा है ना इसमें। तब आते हैं गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया केस, और साल 2023 में। इसमें क्या होता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह डिक्लेयर किया था कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है ऑफ दिल्ली, ही इज बाउंड टू एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट। ऐसा नहीं है कि अगर एलजी को कोई सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ आ रहा है इनपुट, तो वो ऐसा नहीं कि वो उसको फॉलो करेगा, बट हाँ वो कर सकते हैं, बट इन ही इज बाउंड टू एड एंड एडवाइस ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट। मतलब अगर अपार्ट फ्रॉम दैट एड एंड एडवाइस कुछ अगर उनको दे रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, ही मे एग्री, ही मे नॉट एग्री, बट जो एडवाइस और एड जो दिल्ली गवर्नमेंट ने दिया है, ही हैज टू कंप्लाई बाय इट। तो यहां पर भी हुआ ना, स्टेट हो गया, जैसे इसको गया ना ऊपर यूटी, हम लोग देखेंगे भी आगे भी एक केस में कि यूटीज के लिए भी यही केस दिया है। तो मतलब ये कि जब सभी के स्टेट हो गया, यूटी हो गया, जब इनके बात हो रहा है, इनको अच्छे के लिए बात हो रहा है, तो यही ना हुआ कि फेडरलिज्म अपसर्ज हो रहा है। ओके, अब इसमें इश्यूज देखते हैं। इश्यूज हो गया, क्रिटिसिज्म का बोल दो, लिमिटेशन बोल लो। इसमें क्या है, सेंटर का डोमिनेंस है, ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ सेंटर इन द फाइनेंशियल स्फीयर एज पर के सांथानाम। ये मैंने नहीं बोला, किन्होंने बोला, तो हमने यहाँ पर आंसर में एक कोट भी कर दिया कि एज पर के सांथानाम जी ने ये बोला कि सेंटर पे ही तो लोग आश्रित हैं बहुत ज्यादा फंड्स के लिए, फाइनेंस के लिए, तो इसीलिए बोला जाता है कि सेंटर का डोमिनेंस है, स्टेट का थोड़ा कम है। अब हो गया क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटी, मतलब इट डिप्लीट्स, ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। ठीक है, ये क्या करता है, डिप्लीट करता है कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैल्यूज दिए कि हमें कितना अच्छे से रहना है, हमारा जो प्रियम्बल में जो आइडियाज वो डिप्लीट करता है, बिकॉज दे आर द क्रिमिनल्स एंड दे शुड एंटर द पॉलिटिक्स, बट दे हैव एंटर्ड। कैसे हमें पता है, तो ये एक एडीआर का रिपोर्ट है, एडीआर उसमें बोला कि एमपी फेसिंग द क्रिमिनल चार्जेस साल 2009 में 14 था और साल 2024 में 31% हो गया, तो दे हैव क्रिमिनल चार्जेस एज पर एडीआर। ठीक है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। अब हो गया डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, मतलब कि क्या होता है कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स मतलब जो अगर उसका प्रेसिडेंट जो उसका पिताजी था, तो अब उसका बेटा ही बनेगा उसका प्रेसिडेंट, उसका चेयरमैन। तो क्या होता है, और लोगों का बात तो वो सुनेगा ही नहीं ना, तो जो इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी वो तो कमजोर हो गया ना वहां पर। अब ये हमें कैसे पता है, तो एज पर 1 सेकंड बाय द एडीआर 21% ऑफ द एमपीज एंड एमएलए ऑफ इंडिया बिलोंग टू पॉलिटिकल फैमिलीज। ठीक है,
अब हम आते हैं सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स में। तो क्या होता है कि हमारा जो सोशल फैब्रिक है, मतलब क्या हुआ, बेस्ड ऑन इक्वालिटी, बेस्ड ऑन फ्रेटर्निटी, बेस्ड ऑन यूनिटी, ठीक है, तो इसी को वो डैमेज करता है। सेपरेटिस्ट बोलता है नहीं हमको नहीं रहना यहाँ पर, तो हमको हटना है। तो ये हुआ नहीं, तरह से जो एक हुआ, हम लोग एक हैं हम लोग, तो वो उसको तोड़ा ना उस फैब्रिक को, तो उसी को बोलते हैं डैमेज द सोशल फैब्रिक ऑफ द इंडिया। एग्जाम्पल गोरखालैंड, गोरखालैंड डिमांडेड, ऐसे आप लिख देना, गोरखालैंड डिमांडेड, मिला नहीं। अब आता है जुडिशियल ओवररीच। ये हम कैसे बोलेंगे, तो इट वायलेट द सेपरेशन ऑफ पावर। एग्जाम्पल लिकर बैन अलॉन्ग द हाईवे 2016 में, ये बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट किया गया था। देखो डिसीजन तो इनका अच्छा था कि हाईवे के आसपास कोई लिकर बैन को कर देना चाहिए ताकि लोग ड्रिंक एंड ड्राइव वगैरह ना करें, बट इसमें तो बहुत सोशल पैरामीटर्स है ना, बहुत लोग एम्प्लॉयड थे, बहुत लोगों का दुकान था, तो उन सब चीज़ों में एग्जीक्यूटिव्स को या लेजिस्लेटिव को उतना कंसल्ट नहीं किया गया, तो इसीलिए अब जो स्टेट को जो रेवेन्यू मिल रहा था वो रेवेन्यू मिलना बंद हो गया। तो ये एक तरह का जुडिशियल ओवररीच है, और यहाँ पर भी स्टेट्स इंपैक्ट हुआ है, तो यहाँ पे एक हमारे पॉइंट आ जाएगा। और चूंकि क्योंकि बात हम लोग कर रहे हैं अबाउट द लिमिटेशंस, ठीक है, अब हम लोग आते हैं वे फॉरवर्ड में। तो आपको मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि अब चूंकि मैंने ये लिखा है फ्यूचर में, तो मुझे इसको मुझे इसमें इंफॉर्मेशन देना ही पड़ेगा इन द वे फॉरवर्ड। तो मैंने एक ब्लॉग बना दिया, ये क्या लिखा है, कोलैबोरेटिव, मतलब एक कोलैबोरेशन होना चाहिए। तो कैसे होना चाहिए, तो बेटर सेंटर एंड स्टेट, अब किस पर हो जाइए, एज पर आर्टिकल 245 से 293। देखो अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखता ना अबाउट सेंटर स्टेट पे होता क्वेश्चन, तो ये आर्टिकल हम लोग वहाँ पर डिफाइन करते थे कि इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है। लेकिन हमारा क्वेश्चन तो क्या है, ट्रेंड को बस देखना है, तो हम लोग बस सीधा बोल देंगे बेटर सेंटर स्टेट में चाहिए रिलेशन। फिर हमने ये बोल दिया कि एंगेजमेंट ऑफ एनजीओज, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ताकि वो ग्रास रूट पर जाएं, लोगों को और अच्छा करें, तो स्टेट का और रेवेन्यू भी इंक्रीज हो जाएगा। एग्जाम्पल जीविका, कितने सारे जो 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 फीमेल्स हैं वो एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, तो एक तरह से उनका फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी हो रहा है, एक तरह से उनका जो डिसीजन मेकिंग पावर वो भी हो रहा है, तो उनको स्ट्रेंथ मिल रहा है ओवरऑल एक फीमेल को, ठीक है, तो दैट इज एक्चुअली वेरी गुड थिंग। तो यहाँ से भी ना स्टेट को जब अच्छा हो रहा है, जब नारी शक्ति का उत्थान हो रहा है, एक तरह से उसको ऊंचा किया जा रहा है, तो ये स्टेट का पावर को दिखाता है कि हाँ हम ऐसे अच्छे हैं। तो वो भी बहुत एक टर्म्स ऑफ कोलैबोरेटिव जो हमें चाहिए। कंसेंसस ओरिएंटेड डिसीजन, देखो आप कहीं पर कोई मसला हो गया तो उसको क्या है, उसको बातचीत करके ना उसको ठीक करना चाहिए, तो वही हुआ कंसेंसस, ठीक है। अब हो गया यूज ऑफ आईसीटी फॉर द टारगेटेड डिलीवरी एंड टू रिड्यूस करप्शन। मतलब कि जैसे कि सपोज कोई मतलब कि किसी को अंत्योदय योजना के तहत में उसको कुछ खाना मिलना है 1 2 3 रुपए में सपोज, तो अगर हम कोई गलत आदमी आएगा तो वो टारगेटेड नहीं ना हुआ, बट अगर इसी अंत्योदय जो अवेल कर रहा है उसके पास अगर सपोज उसको फिंगर स्कैनिंग वहां पर होगा, ठीक है, मतलब कि एक्चुअल उसके स्कैनिंग से भी पहले जो मुखिया होगा जो ऑथराइज कर रहा है कि हाँ इस आदमी को मिलना चाहिए, अगर वो क्लियर रहेगा तो क्लियर होगा, तो फिर यहाँ पर करप्शन नहीं होगा ना। समझो आप मेरा बात की, जो आईसीटी का यूज कैसे आप हो जाता है, यहाँ पर आप आधार इनेबल्ड चीजें आप यूज कर लोगे, ठीक है, आप जो बायोमेट्रिक्स होता है आप वो यूज कर लोगे, आप लैंड का आप जियो टैगिंग आप कर लोगे, प्लस एक ऐसा भी तरीका आप कर सकते हो कि जब मुखिया ये बोले कि नहीं इसे मिलना चाहिए, तो वो भी एक तरह का एक रिकॉर्डेड हो कि हाँ उसने किस कारण से किया, रियल टाइम में अपडेट होना चाहिए। तो इससे ये होगा कि जो टारगेटेड डिलीवरी है ना वो मिलेगा, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब वीबी जी राम जी में 5 लोग आने चाहिए, वहां 3 ही लोग हैं, 2 का नाम ही नहीं है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और इस सबसे क्या होगा कि जो करप्शन है वो खत्म होगा। अगर अंत्योदय में अन्न सही आदमी को मिलेगा तो वहाँ करप्शन नहीं ना हुआ। और प्लस जो जिस तरीके से अब जैसे हम लोग ये देखते हैं कि मतलब जो गैस होता है तो उसमें जब दिया जाता है तो कुछ अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में आता है, ठीक है, बट अगर सपोज ये अकाउंट में हमारे ना आए तो वही बात हो गया ना कि वो जो गैस एजेंसी है वो मुझे इन कैश देगा। तो अगर वो मुझे इन कैश देगा उसको देना होगा 100, वो बोलेगा 100 नहीं आया 80 ही आया, 80 ही ले लो, तो 20 रुपये तो वो रख लेगा, तो दैट इज ऑल करप्शन, ठीक है। तो यहाँ आईसीटी का यूज में करेंगे तो इस सबसे बचेंगे, तो इससे जो स्टेट है वो भी अच्छा होगा, लोगों का भी अच्छा होगा, ठीक है। एक होता है डीएनए अप्रोच, ये तो देखो ये अप्रोच आप बहुत सारे आंसर में यूज कर सकते हो एज इट इज, डायलॉग एक्शन नेगोशिएशन, मतलब ऐसे जाना, डायलॉग नेगोशिएशन एक्शन, ठीक है। फिर ऐसे ऐसे आप इसको एक कर देना। तो क्या होता है कि इसके तरह की उल्फा, ये असम में है, पता होगा, सरेंडर्ड इन 2012 एंड बट डिसबैंडेड इन 2023, इसलिए मैंने इसको एग्जाम्पल दिया कि हाल फिलहाल कई सालों में ये हुआ है। तो इट लिमिट द ओवर इम्पोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट, जैसा कि बोला भी गया था सर्वमय केस में। रिवाइज 7 शेड्यूल किन्होंने बोला एज पर द एनकेसी, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ऑफ बिहार ऑल्सो। ये 15th फाइनेंशियल कमीशन के चेयरमैन रहे थे, और इन्होंने कहा था कि 7 शेड्यूल को रिवाइज करो, कुछ और चीज़ों को, 2 स्टेट को और पावरफुल बनाओ, तो वही 1 2 और फेडरल को स्ट्रॉन्ग करो,
ठीक है। अब मैंने बोला है देखो जब भी कभी क्वेश्चन होगा ना फेडरलिज्म पे, सेंटर स्टेट पे, सरकारिया एंड पुंछी कंपनी, ये तो भाई आपको डालना ही डालना है। तो क्या करो, इंप्लीमेंट द रिकमेंडेशन। अब देखो इसमें ना बहुत सारे रिकमेंड, ये 2 लाइन का नहीं है, ये कम से कम इतना है कि एक दो कि आप एक पूरा कॉपी आप लिख दोगे, मतलब इतना ज्यादा अगर पढ़ोगे एक्चुअल तो हमें चाहिए नहीं ना उतना, हमें तो चाहिए 1-2 पन्ना चाहिए। और अगर एग्जाम में स्पेसिफिकली नहीं पूछेगा तो 1-2 पन्ना भी क्यों लिखेंगे, 1-2 लाइन वहां से लिख देंगे जो रिकॉर्ड है हमारे आंसर के लिए। तो सरकारी कमीशन फॉर्म 1983 उन्होंने कहा था क्रिएट मोर ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है। इससे फील होगा कि हम लोग एक हैं, मतलब कि एक बिहार का इंसान एक तमिलनाडु में जाकर के वो आईएएस है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो ये हुआ ना कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, ऐसा तो नहीं है ना कि बिहार का जो लोग है सिर्फ बिहार में ही मिलेगा, वो कहीं भी हो जाएगा ना। तो यही हुआ ना, एक तरह से जोड़ रहा है वो फेडरलिज्म को, स्टेट्स को एक कर रहा है, ठीक है। फिर सेकंड कहा था कंसल्ट स्टेट गवर्नमेंट्स बिफोर अपॉइंटिंग द, बहुत इशू होता है कि आजकल एक्यूज किया जाता है बाई स्टेट गवर्नमेंट्स की, पता नहीं कौन आ गए हैं यहाँ के गवर्नर। तो ये सरकारी कमीशन ने कहा था कि हमेशा स्टेट गवर्नमेंट को एक बार कंसल्ट कर लो आप लोग बिफोर अपॉइंटिंग द गवर्नर, ताकि गवर्नर का कोई इशू ही फिर ना रहे। पंछी कमीशन ने कहा था साल 2007 में आया है कि गवर्नर का जो रोल है इन अपॉइंटिंग ऑन द सीएम इन केस ऑफ द हंग असेंबली, आप लोग ये देखोगे कि प्री पोल अलायंस है जो मैंने ऊपर भी कहा, पोस्ट पोल अलायंस है, इसमें क्या क्या करना है, इसमें क्या क्या करना है, ये क्लियरली पंछी कमीशन ने उसको अपने एज एन, मतलब कि जो किस तरीके से होगा कि प्री पोल अलायंस कैसे बन रहा है, कितने पार्टीज अभी आएंगे बट नहीं आ सकते, वो सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। और साथ ही साथ में उन्होंने ये भी चीज कहा था कि अगर गवर्नर चाहे तो वो किसी भी प्री पोल या फिर पोस्ट पोल अलायंस को कंसीडर कर सकता है, ठीक है। तो देखो जब वो प्री पोल अलायंस किसका होगा तो वो सीएम का होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का होगा, ठीक है। तो वो कौन अपॉइंट करेगा, गवर्नर। तो गवर्नर का रोल कैसा होगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी अपने मन से कर दे, प्रॉपर एक तरीका उन्होंने बताया हुआ था। दिस इज ऑल्सो प्रो स्टेट। प्रेसिडेंट्स रूल टू बी यूज एज ए लास्ट रिसोर्ट, अगर कुछ ना बचे तभी अप्लाई करो, बार बार मत अप्लाई करो, उन्होंने कहा था। अब हम आते हैं कंक्लूजन में। तो इंडियन फेडरलिज्म इज लाइक ए जायंट एलिफेंट, बहुत बड़ा हाथी है वो, ठीक है। अब जो हाथी है, कोई आदमी यहाँ है, यहाँ छू रहा है, बोले ऐसा है, कोई आदमी यहाँ खड़ा है वो यहाँ छू, बोले ऐसा है, फिर कोई आदमी यहाँ खड़ा है वो यहाँ छू, बोले नहीं तो ऐसा है, कुछ अलग ही है। तो वही कहा कि इंडियन फेडरलिज्म इज लाइक ए जायंट एलिफेंट ओपन टू वेरियस इंटरप्रिटेशन, हेंस for India to be the Vishwaguru, collaborative and constructive federalism should be applied while instilling the Team India spirit of the नीति आयोग। समझ रहे हो मैंने क्या बोला, हेंस फॉर इंडिया टू बी द विश्वगुरु, मतलब चैंपियन होने के लिए पूरा वर्ल्ड के लिए हम चाहिए कि हम लोग कोलैबोरेट करें और कंस्ट्रक्टिव रहे, मतलब कि कुछ को अच्छा से अच्छा रखना, ना कि उसको खराब करना है। तो हैव ए कोलैबोरेटिव एंड कंस्ट्रक्टिव फेडरलिज्म शुड बी अप्लाइड वाइल इंस्टिलिंग, हमें होना चाहिए वो थॉट कि हम लोग एक है, टीम इंडिया है, एंड दैट द स्पिरिट ऑफ नीति आयोग, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था। आई ट्राइड कि थोड़ा मैं थोड़ा फास्ट करूं बिकॉज लेक्चर जो है वीडियोज़ हैं वो बहुत लेंदी हो रहा था। ओके, सो थैंक यू।